हेलो बच्चों, मैं अवधेश कुमार दिव्या कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आपका जो सेट पे जिस पे बात होगी वो 2022 के सेट नंबर कौन से पे 4 पर चर्चा होगी। 2022 के सेट नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का क है। दूसरे का कौन सा है? जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, इसके क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा है? क की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की जब हम क की बात कर रहे हैं तो देखिए, जब क की बात कर रहे हैं तो क क्या कह रहा है आपका? क ये कह रहा है कि एम्पियर का परपति नियम लिखिए। तो एम्पियर का जो बेटा परपति नियम होता है वो होता है पृष्ठ समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू जीरो इंटू। ये किसका होता है? एम्पियर का परपति नियम। ठीक है, जब ये एम्पियर के परपति नियम की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ की परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि किसी बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ की कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता। परिभाषा क्या करिए कि किसी पृष्ठ का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो रेखीय समाकलन होगा उस पृष्ठ की कुल धारा के योग के किसके म्यू जीरो का होगा गुना। ठीक है, यानी कुल धारा का म्यू जीरो गुना होगा। ये एम्पियर का क्या कह रहा है? नियम कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन हुआ इसका। इसी का बेटा क्वेश्चन देखिए ख क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करवाना है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है हमारा आंसर में, हम आंसर पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन है तो ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये मैं पूरा करा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की बात करिए। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखो समझो तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो आवेशों को यानी दो बराबर व विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखे, यानी एक ऐसा निकाय जो दो बराबर व विपरीत आवेश कैसे रखे हो अल्प दूरी पर रखे हो तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर बाद में आपसे कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पूछ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पूछा, उससे सूत्र से देखो भाषा समझो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका कोई सा एक आवेश और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर सूत्र क्या हुआ? किसी एक आवेश यानी Q और बीच की दूरी आपकी कितनी है? 2 है, यानी किसी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा? P से प्रेजेंट करते हैं। तो P बराबर सूत्र होगा कितना? 2Q। अब देखिए इसका मात्रक क्या हुआ? यानी क्यू का मात्रक होता है कूलम, यानी आवेश का मात्रक कूलम होता है इनटू लंबाई की मात्रक क्या हुआ? मीटर। तो मात्रक हुआ कूलम इनटू मीटर। पर हमें पूछा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, यानी केवल वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है और क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लिखना। तो हमें भाषा में लिखी तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर व विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रख के बना है तो वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2Q। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हुआ इसका। अब अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का ग।
दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है? दूसरे क्वेश्चन का ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, यानी एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है, वो समान वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो इसके संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो सबसे पहले हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पता होनी चाहिए। तो बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपका सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? डी ब्रोगली। जहां लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। एच क्या आपका प्लांक नियतांक है, इसका मान निश्चित होता है। एम क्या कण का द्रव्यमान है और वी क्या है? इसका वेग है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों के वेग है वो कैसे समान है? यानी अल्फा कण का वेग भी v होगा तो प्रोटॉन का वेग भी क्या है? वो v है। ठीक है, जब इन दोनों के वेग समान है तो इसका सूत्र में यानी संबंध याद कीजिए, क्या संबंध बनेगा? तो देखिए जब अल्फा कण की बात करेंगे, पहले अल्फा कण की बात करेंगे बेटा। तो किसकी बात करेंगे? अल्फा कण की। तो अल्फा कण की तरंगदैर्घ्य होगी लैम्डा अल्फा बराबर एच तो कांस्टेंट होता है और द्रव्यमान होगा एम अल्फा, यहाँ रख दो। और देखो अल्फा कण का वेग कितना मान लिया हमने? समीकरण नंबर बेटा कितना हो गया? ठीक है, जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य होगी लैम्डा पी, प्रोटॉन मान लिया पी के लिए, और एच तो देखो कांस्टेंट है बट्टे एम पी इंटू वी। दोनों समीकरण नंबर कितना डालेंगे? अब हमें इन दोनों में संबंध चाहिए तो हम क्या करेंगे? समीकरण एक में समीकरण दो से क्या दे देंगे? जैसे समीकरण एक में भाग देंगे समीकरण दो से, तो आपको खुद पता दो लैम्डा अल्फा में भाग लगेगा लैम्डा पी का बराबर, इसमें जब इसका भाग देंगे यानी एच बट्टे एम अल्फा इंटू वी में भाग देंगे एच बट्टे एम प्रोटॉन इंटू वी। तो आप जानते हो एच से एच क्या हो गया? कट गया। वी से वी भी कट गया, वो कट गया। एम पी नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। जब ऊपर जाएगा तो आपका लैम्डा अल्फा बट्टे लैम्डा पी बराबर आपका आएगा एम पी बट्टे एम अल्फा। तो एक तो ये है, या तो कह सकते हैं ये संबंध है इनमें। या आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा कण का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या गुना होता है? 4 गुना होता है। जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है बेटा, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या गुना होता है? 4 गुना होता है। यानी कह सकते हैं हम कि एम अल्फा होगा वो 4 एम प्रोटॉन होगा। जो एम अल्फा होगा वो 4 एम क्या होगा? प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन जो द्रव्यमान होता है यानी अल्फा कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के 4 गुने के साथ बराबर। जैसी ये चीज याद रखेंगे तो लैम्डा अल्फा बट्टे लैम्डा पी बराबर लैम्डा अल्फा बट्टे लैम्डा पी बराबर एम पी बट्टे एम अल्फा ये रखेंगे 4 एम। तो एम पी से एम पी के बाद एक बार तो लैम्डा अल्फा बट्टे लैम्डा पी बराबर होगा केवल 1 बट्टे कितना? 4। तो ये इधर से किसमें पहुंच जाएगा? भाग में। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा अल्फा बराबर होगा लैम्डा पी बट्टे 4। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या आ गया? संबंध। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक, नोट कर लीजिए। अगला देखना, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है घ, दूसरे का घ क्वेश्चन है, सेट नंबर 4 का 2022 के घ क्वेश्चन कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरण पुंज 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित होती है, तो प्राप्त विवर्तन प्रतिबिंब के केंद्रीय उच्चिष्ट के कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट क्या पूछ रहा है? कोणीय चौड़ाई, यानी कोणीय चौड़ाई की बात कर रहा है, यानी थीटा मान लो हमें क्या कर रहा है? पूछ। ठीक है, जब कोणीय चौड़ाई थीटा पूछ रहा है तो आपको इसकी विवर्तन की बीच की दूरी दी है वो 3 इंटू 10 टू पावर कितने दिया बेटा? -6 मीटर। तरंगदैर्घ्य दिया है उसे किससे प्रेरित करते हैं? लैम्डा बराबर आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम।
जब एंगस्ट्रॉम से इसे मीटर बनाएंगे तो 6000 इंटू 10⁻⁻, कितने 10 मीटर। तो 3 जीरो से इसमें से 3 जीरो कैसे हो जाएंगे कम, तो 6 इंटू 10⁻⁻, कितने बचेंगे बेटा 7 मीटर। ये क्या गई तरंग। तो पहले तो हमें केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, यानी चौड़ाई की सूत्र निकालेंगे केंद्रीय फ्रिंज का चौड़ाई। तो डब्ल्यू बराबर बेटा सूत्र होता है डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी। क्या हुआ, डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी। तो यहां से आप मान निकालेंगे तो डी का तो कितना होगा, तो डी तो ये रख दी, लैम्डा का मान कितना होगा, लैम्डा का मान होगा कितना दिया 6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन डी का मान है 3 इंटू 10⁻⁻⁶। देखो इससे ये क्या बार कटेगा, 2 बार। तो डब्ल्यू बराबर आप बताना, डी तो ये आगे लिखा है इंटू 2 इंटू जो ऊपर जाएगा किसको आएगा बेटा माइनस कर 10⁻⁻1। इसी हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर डी इंटू 0.2। ये आपकी आ गई उसकी क्या चौड़ाई, यानी जो केंद्रीय फ्रिंज होगी इसकी क्या होगी बेटा चौड़ाई। जब चौड़ाई आ गई तो अब बात सुना, कोणीय चौड़ाई पूछ रहा है तो कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि कोण बराबर आपने पढ़ा है चाप बट्टे, कोण बराबर आपने पढ़ा है चाप बट्टे त्रिज्या। जब कोण बराबर आपने चाप बट्टे त्रिज्या पढ़ा होगा तो समझना, जैसे ये दो फ्रिंज हैं इनके बीच की दूरी आपको दी थी और इससे ये फ्रिंज बन रही है तो इसकी जो चौड़ाई है वो पूछ रहा है, ये तो कर रहा है। तो यहां से लेकर के ये जो दूरी है क्या भागों में बटी है, 2 भागों में। तो एक भाग की चौड़ाई हम पे आई है कितनी 0.2 इंटू डी, यानी एक भाग की जो चौड़ाई आई है वो आपकी कितनी आई है 0.2 इंटू डी। जो एक भाग की चौड़ाई है इसकी 0.2 इंटू डी, तो इसकी भी कितनी होगी 0.2 इंटू डी। तो निकालेंगे तो चाप कितना आएगा, कोण बराबर चाप कितना आएगा 0.2 इंटू डी और प्लस 0.2 इंटू डी और अपॉन त्रिज्या। जो त्रिज्या की बात कर रहे हैं त्रिज्या कितनी आएगी, तो त्रिज्या इसकी डी हो, ये होगी डी। तो ऊपर जोड़ेंगे कोण बराबर, तो आपका कितना होगा, ये होगा 0.4 डी अपॉन डी। तो डी से डी कटेगी तो कोण आपका कितना आ गया, यानी 0.4। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर देखना तीसरे का, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपका ख है, जो आपको न्यूमेरिकल क्या दिया गया है। देखिए तीसरे का क्वेश्चन नंबर ख दिया है, वो कह रहा है कि किसी प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। फिर कह रहा है क्वेश्चन लिखा है आपका 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली ₹15 के बैटरी से जुड़ी है, यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, 0.1 सेकंड का समय लगता है, तो कुंडली का प्रेरित औसत वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो।
क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 हेनरी प्रेरकत्व, तो 10 हेनरी ये दिया है, प्रेरकत्व को किससे प्रेरित करते हैं? एल से। एल बराबर आपको दिया बेटा 10 हेनरी, और फिर दिया था 10 ओम प्रतिरोध वाली, तो प्रतिरोध को बेटा कैसे प्रेरित करते हैं? आर बराबर 10 ओम प्रतिरोध वाली। कुंडली 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है, जो कुंडली जुड़ी है वो किससे जुड़ी है? 15 वोल्ट की बैटरी से, यानी इसका कुंडली का वैद्युत वाहक बल है वो कितना है? 15, यानी सकते ई बराबर कितना है? 15 वोल्ट। कितना है? 15 वोल्ट है। तो कह रहा है यदि परपथ की कुंडली को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लग रहा है, यानी परपथ को जो कुंडली दबाने में जो समय लग रहा है, पहले तो कितना भी था, 0 पॉइंट कितना लग रहा है? 1 समय लग रहा है, तो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल की, यानी प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल की क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो सबसे पहले जब विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक की गणना के लिए ई बराबर सूत्र होता है बेटा माइनस के एल, यानी कुंडली में जो धारा में परिवर्तन हुआ डी आई बट्टे का के साथ समय, यानी डी। तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है आई, तो एल दिया है, हमें क्या ना दी? आई। तो आई निकालोगे तो आपको पता है ओम के नियम से ओवी बराबर सूत्र होता है आई आर, और ओवी की जगह विभवांतर कितना दिया आपको? ई मान लिया, तो ई बराबर सूत्र होगा, तो ई का मान रखोगे आप 15 बराबर आई इंटू आर का मान आप कितना रखोगे बेटा? 10। 10 से ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा? जी 1.5 बार। कितना कटेगा? 1.5 बार। तो आई बराबर आपका आएगा 1.5। ये आपकी क्या आ गई? धारा, यानी एमपी। ये आपकी क्या आ गई? धारा आ गई। अब बात समझना, जब ये धारा इतनी आई तो इतनी धारा कब हुई थी? जब ये धारा तब आई थी जब इसे दबाने पर इसमें कितना समय लगा था? 0.1 सेकंड लगे थे। कितना लगा था? 0.1 सेकंड। तो जब 0.1 सेकंड लगा था तो यहां से अगर निकालेंगे हम तो ई बराबर विद्युत भाग ई बराबर माइनस एल का मान आपका बेटा कितना है? 10 और इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा आई का मतलब क्या? पहले धारा 0 थी, 0 से माइनस कितनी हुई आपकी? 1.5, इंटू अपॉन समय कितना लगा था? 0.1। अगर हल करेंगे तो ई बराबर बेटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो, जैसे माइनस के 10 इंटू माइनस के 1.5 अपॉन 0 पॉइंट कितना 1। तो पॉइंट से पॉइंट आपका क्या हो गया? हट गया, तो ई बराबर ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 10 गुणा आपके कितने बचे बेटा? 15। तो ई बराबर आपका कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150 वोल्ट। तो आपका जो विद्युत वाहक लगा, विद्युत वाहक बल लगा वो कितना लगा? 150। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समान दो वृत्तीय पास चित्र अनुसार व्यवस्थित है। एक चित्र दिया, उसके समान दो पास है, वो क्या है? उपस्थित है। कह रहा है दोनों पासों में प्रवाहित धारा और उनकी त्रिज्या बराबर, यानी जो दोनों पासों में जो धारा बह रही है वो त्रिज्या कैसी है? बराबर है। तो बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी वो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आपको चित्र पहले बना दो। चित्र क्या दिया है? चित्र ये दिया है ऐसे। छोड़ है, ये इसमें इसकी त्रिज्या ए मानी है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी? ए है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है? आर है। ये बिंदु क्या है? ओ है। यहाँ पर कितने से 90 कोण है, तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वन इधर मान लोगे, चुंबकीय क्षेत्र बी टू किधर मानोगे। ठीक है, तभी कह रहा है कि इसका जो परिणामी है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न समझना। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें दोनों पासों में धारा, दोनों में धारा व त्रिज्या,
चित्र बनाना है। यानी दोनों में जो धारा है, यानी गोला ए से मान लो 1, इसे मान लो 2, तो गोला 1 में धारा अगर I1 है, गोला 2 में धारा कितनी है, I2 है, तो बराबर कितनी मान ले रहे हैं, I। ठीक है, यानी प्रश्न कह रहा है दोनों में धारा है और दोनों की त्रिज्या कैसी है, बराबर है, तो इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या, देखो यहां से लेके इसकी भी दूरी R है, यहां से लेके इसकी भी दूरी R है, दोनों समान, तो इसका परिणामी क्षेत्र निकालना, तो इन दोनों क्या करते हैं, ये इसका परिणामी क्षेत्र क्या आएगा, B आएगा। परिणामी क्षेत्र क्या होगा। तो आप एक बात बताना, जब ये दूरी यहां से इतना, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इसकी त्रिज्या बराबर है, इसकी भी त्रिज्या बराबर है, तो इसका मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र इस रेखा के कारण इस अक्ष पर होगा, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इस अक्ष पर होगा कि नहीं होगा। तो जब दोनों अक्ष पे होगा, तो आपको पता है अगर ये 90 अंश का कोण बनना है, तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा, कर्ण। जब ये कर्ण है तो ये लंब होगी, ये क्या होगी, आधा। तो इससे निकालेंगे जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, B बराबर अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2। पर आप जानते हो जितनी धारा इसमें है उतनी त्रिज्या इसकी है, जितनी धारा इसमें उतनी त्रिज्या इसकी है, तो यानी दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बराबर होगा। दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बराबर। चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि 1 ब 2 चित्र में, जब पास 1 और पास किसमें 2 में धाराएं कैसी हैं, समान है, तथा त्रिज्या भी कैसी है, समान है। यानी इन दोनों में धारा समान है और क्या समान है, त्रिज्या समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा बेटा, बराबर। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, देखना अक्ष पर, यानी ये भी अच्छा आ रहा है, ये भी अच्छा आ रहा है, तो सूत्र क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसका मतलब क्या है, B1 का चुंबकीय क्षेत्र और B2 का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बराबर। और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होगा μ0/2 इंटू एन आई। तो एन तो लगानी है, तो हमें फेरों की संख्या नहीं दी है, फेरों की संख्या नहीं दे रहा है, आई फिर क्या आर स्क्वायर, आर का मान है त्रिज्या कितनी दी है, ए स्क्वायर, और बट्टे कोष्ठक क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सूत्र में लिख दे रहा हूं, सूत्र क्या होता है, एक्स चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये होता है अक्ष पर, किस पर, अक्ष पर। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है बेटा μ0/2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घाते 3/2। क्योंकि आपको पता है जब अक्ष की बात ना करेंगे, केवल उस बिंदु पर करेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे, 2 से 2 कटेंगे, r घात 3 बचेगी, 1 2 से 2 कटेंगे, तो आई अपन क्या बचेगा, r। ये अक्ष का फॉर्मूला होता है। अब देखो r की जगह तो इसकी त्रिज्या कितनी है, a, और अक्ष देखो x ये कितनी है, r, तो r स्क्वायर की घाते 3/2। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर की घात कितनी होगी आपकी, ये 3/2। क्लियर है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हो गया, तो ये B1 का मान जैसे ही यहां रखेंगे, तो जैसे ही इसमें रखेंगे, तो इसका देखो हल क्या आएगा, तो B1 और B2 का दोनों का मान बराबर है, तो मैं पहले से ही हल कर लू ना, तो B बराबर आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा अंडर रूट B1 सॉरी B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दोनों जगह B1 क्यों रखा, इसकी भी जगह B1 तो है ही है, इसकी B2 की जगह B1 क्यों रखा, B2 की जगह B1 इसलिए रखा है दोनों पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा समान है, समान है, तो B1 स्क्वायर कितना हो गया, B बराबर अंडर रूट 2B1 स्क्वायर। तो देखो B1 स्क्वायर तो बाहर निकलाएंगे, तो इसमें तो अंडर रूट 2 कितना रहेगा, B1। अब B1 का ये मान B1 B2 मान यहाँ रख दो, तो B बराबर कितना होगा, अंडर रूट 2 μ0/2 इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घाते 3/2, ये मान। ठीक है, अब दोनों अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कितनी बार कटेंगे, अंडर रूट 2 बार, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होगा आपका μ0/√2 इंटू
आई ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घाते 3/। ठीक है बेटा, ये देखो, ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया ये। तो ये आपका क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है चौथे का ख। क्वेश्चन नंबर चौथे का ख। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो संधारित्र के आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। इनके बीच में 15 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तो इनकी क्या ज्ञात करनी है हमें, आवेश की मात्रा। तो हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चित्र दिया है, चित्र में बना दे रहा हूं, आपका सीधा हो जाएगा। ए है, डी, बी, सी। यहाँ पर एक संधारित्र लगा है आपका, यहाँ पर एक संधारित्र लगा है, यहाँ पर एक संधारित्र लगा है, यहाँ पे एक संधारित्र लगा है, और यहाँ पर एक संधारित्र। ये दिया आपको 4 माइक्रोफेरड। ये दिया बेटा आपको 4 माइक्रोफेरड। ये दिया बेटा आपको 4 माइक्रोफेरड। ये दिया 4 माइक्रोफेरड। ठीक है, और ये बीच वाला दिया है 5 माइक्रोफेरड। ठीक है, तभी कह रहे हैं कि इसके तुल्य धारता याद करनी है। फिर इस बैटरी में कितना विभवांतर दिया है, यानी इस बैटरी का विभवांतर ओभी बराबर कितना दिया है, 15 वोल्ट है। ओभी बराबर विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट है। तो इस पर आवेश की क्या करनी है, गणना की। इसकी गणना की बेटा, आवेश की। तो जब क्वेश्चन समझना, हमें ए से लेकर के, ए से हमें क्या पे बी के बीच में तुल्य धारता चाहिए। तो ए से बी के बीच में तुल्य धारता चाहिए, तो ए से अगर बी तक जाएंगे तो हमारे पास देखना बेटा, चित्र में दो मार्ग दिखाई दे रहे हैं, यानी दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता तो ये है कि ए से ऐसे करके जाएंगे, ए से बी पे पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता इससे ऐसे करके जाएंगे, ऐसे बी पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये 5 माइक्रोफेरड दिए बीच में, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, नगण्य होंगे। इसका कोई मान होगा नहीं, दोनों में कॉमन है, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। नहीं, क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान लेंगे तो सबसे पहले इसे नगण्य माने तो ए से हम बी पे जाएंगे तो हमारे पास दो रास्ते, पहला रास्ता ये गया और दूसरा रास्ता बेटा कहाँ गया, ये गया। जब ये दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों से बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये इस रास्ते पे हम चल के जाएंगे, तो ए से जब बी तक जाएंगे तो सीधी बात तुल्य धारता का मतलब हमें जितने भी रास्ते हों उन रास्तों में कितना करना है, एक रास्ता बना के लाना है। कैसे भी बना के लाना है, तो देखो पहले तो हम इस रास्ते को हल करेंगे, तो इस रास्ते पर दो संधारित्र लगे, तो दोनों संधारित्र कैसे क्रम में, एक ही क्रम में, एक ही क्रम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइक्रोफेरड व 4 माइक्रोफेरड। कौन से क्रम में डाला, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में होता है तो बेटा संधारित्र का फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। पर हमें जरूरत जितनी हो उतनी लेते, तो हमारे तो दो ही दिए हमें सी, तो दो दिए तो दो ले लेंगे। तो देखो 1/c बराबर फॉर्मूला होगा 1/c1, c1 का मान 4 है, और प्लस 1/c2 यानी कितने का मान 4। तो 1/c बराबर, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 4। तो ऊपर हर बराबर तो 4 लिख लिया, तो एक और एक कितने होगा बेटा, दो, दो एकम दो, दो दूनी 4। तो 1/c बराबर 1/ कितना आएगा, 2। उल्टा कर देंगे तो c बराबर कितना आएगा, 2 माइक्रो। इस रास्ते से चले तो इस पूरे रास्ते की जो तुल्य धारता आई हमारी, वो आपकी कितना आई है, 2 माइक्रो फैराड आई। ठीक है, अब इस रास्ते से चलेंगे, इससे
तो इससे चलेंगे तो देखना इन पर जो धारता थी वही धारता तो इन पे है। तो इसका मतलब इस रास्ते पर भी कितनी आएगी 2 माइक्रोफेरेड, यानी दोनों रास्तों पे 2-2 माइक्रोफेरेड है, यानी दोनों रास्तों पर धारता 2-2 माइक्रोफेरेड है। तो 2-2 माइक्रोफेरेड, तो इसका मतलब ये रास्ता पूरा एक हो गया, ये भी पूरा एक हो गया, तो इस पूरे रास्ते की धारता ही 2 माइक्रोफेरेड, और इस भी पूरे रास्ते मतलब पूरे मार्ग की रास्ता कितनी, मतलब पूरे रास्ते की जो धारता थी वो भी कितनी 2 माइक्रोफेरेड। पर ये मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, जो दोनों मार्ग अलग अलग होते हैं तो उसे हम कौन सा क्रम कहते हैं, समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है बेटा C बराबर C1 प्लस C बराबर क्या होता है C1 प्लस C2। तो C1 और C2 का मान रखेंगे तो C बराबर देखो C1 का मान बेटा 2 है और प्लस C2 का मान भी कितना 2, तो C बराबर आपका कितना आएगा 4 माइक्रोफेरेड। ये C बराबर आपका कितना आ गया बेटा 4 माइक्रोफेरेड आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है इस पर आवेश कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, यानी संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है बेटा C बराबर Q अपॉन V। यहाँ पर देखो C का मान आपका आया 4, Q का मान पूछ रहा है और V का मान कितना दिया था 15 दिया था, कितना दिया था 15। तो 15 तरह भाग में तक गुणा में आएंगे तो 15 चौके कितने होंगे 60, यानी Q बराबर आपका होगा 60, यानी इतना आपका क्या है इस पे आवेश दिया। ठीक है बेटा, क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका चौथे का गणा, क्या कह रहा है, देखो ऊपर तो आपको दिया है डेरिवेशन मतलब उनकी चित्र बनाना है, तो नीचे को न्यूमेरिकल दिया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अदृश्यक लेंस की फोकस दूरियां क्रम से 6.25 और 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अदृश्यक लेंस अदृश्यक से वस्तु की फोकस दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब का होने अनंत बने। जब अंतिम प्रतिबिंब क्या पे कर रहा है बेटा अनंत पे, और बात क्या कर रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आपको दिया क्या है, पहले दिया आपको नेत्रिका लेंस की दूरी, फिर किसकी दी है देखो नेत्रिका पहले लिया, नेत्र लेंस की दूरी दी है 6.25 और अवदृश्य लेंस की दूरी दी है कितनी 2। तो नेत्रिका लेंस की दूरी को बेटा फोकस दूरी कम करते हैं प्रेजेंट एफ ई से, और वो आपको दिया है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो नेत्रिका लेंस की अवदृश्य लेंस की दूरी दी है वो दी है आपको एफ ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी उसे कैसे तय करते हैं एल से, एल बराबर कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि अगर हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि अविद्रश्यक से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को बेटा हम क्या मानते हैं u मानते हैं, पर बात कर रहा है अविद्रश्यक से, तो अविद्रश्यक के लिए फॉर्मूला होगा u0 बराबर हमें क्या करना है निकालना। ठीक है, जब u0 निकालना तो आप पता है जब u0 पूछ रहा है तो आपका फॉर्मूला होगा लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/, ये लेंस की दूरी के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। परंतु बात कर रहा है किसकी अवदर्शक की, तो अवदर्शक के लिए सबके पास क्या लगा रहा है एफ, सबके पास क्या लगा रहा है एफ लगा रहा है। अब बात समझना, अब हमें एफओ का मान दिया है, यूओ का मान पूछ रहा है, तो मान किसका v0 का मान, यानी vo का मान हमें कहीं दिया नहीं है, नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लेंस की जो दूरी का फॉर्मूला होता है एल बराबर वो आपका होता है एफ थी प्लस वी, तो लेंसों के बीच की दूरी होती है बेटा कितनी होती है एफ ई प्लस v0, कहां पे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना हो अनंत पर, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा तब लेंस के बीचों की दूरी होती है एल बराबर एफ ई प्लस, ठीक है, तो मान रखोगे तो देखो एफ ई का मान आपका 15 है बराबर v0 का मान आपका कितना 6.25 और प्लस कितना है v0, तो ये 6.25 इधर आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, देखो v0 बराबर कितना होगा 15 माइनस 6.25। अब तो इसमें से इसे घटाना तो इसे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद क्या अंक मान लो 2, तो पॉइंट के बाद 2 अंक मान लेंगे, तो देखो 15 माइनस 6.25,
अब इसे घटाना तो इसमें पॉइंट के बाद दो, इसमें 2 अंक है, इसमें नहीं है, तो इसे भी कैसे कर लो 15.00 माइनस 6.2, पॉइंट के बाद अंक बराबर कर लिया घटाने के लिए। जब घटाओगे तो भी जीरो का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से लोगे हासिल, यहाँ से भी लोगे हासिल, तो यहाँ पर होंगे 10 और 10 में से 5 गए तो बेटा कितने बचेंगे आपके 5। यहाँ कितने आ गए 9, 9 में से 2 गए बेटा कितने बचेंगे 7 पॉइंट। यहाँ कितने आ गए 14 और 14 में से 6 गए बेटा कितने बचेंगे 8। तो आपका आंसर वी जीरो आया 8.75। अब ये मान याद रख दीजिए, जो 1 अपॉन सारे मान, तो समझ में आ गया। यानी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अनंत पर बनता है तो उनके लेंसों के बीच की दूरी होती है एल बराबर एफ ई प्लस वी जीरो। और जहाँ पे एफ ई का मान हमें दिया है, एल का मान हमें दिया है, जैसे हम किसका मान निकालेंगे वी जीरो का, तो ये मैंने किसका मान निकाला वी जीरो। अब ये सभी मान यहाँ पे रखेंगे, यू जीरो का मान निकाला तो एफ ओ का मान कितना दिया है 2 और बराबर 1 अपॉन वी जीरो का मान कितना 8.75 और माइनस की बेटा 1 अपॉन क्या है यू जीरो। यू जीरो का मान निकालना, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 1 अपॉन यू जीरो बराबर, ये तो इधर ही है 1 अपॉन 8.75 और ये इधर जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। तो दोनों का क्या लोगे एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन वी जीरो, 1 अपॉन क्या वी जीरो बराबर देखो बेटा इसका गुणा इधर करोगे तो 2 माइनस दो हर बराबर नहीं तो कैची वाला क्या करेंगे गुणा, तो इसका गुणा करेंगे 2 आ गया, इसका गुणा इधर करेंगे तो 8.75 इसका इसमें गुणा करेंगे नीचे लेंगे तो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 और 7 दूनी 14 की 15 की 5 हासिल 1 8 दूनी 16 1 17 और पॉइंट आएगा 17.55। ठीक है। अब इसमें से दो में से ये क्या करेंगे घटाएंगे तो 1 किसके बचेंगे अपॉन में अब कितने हैं 17.50। ठीक है बेटा। अब आप देखना पॉइंट के बाद से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 1 अपॉन यू जीरो बराबर आपका बचेगा 675/1750। ठीक है। यू जीरो का मान निकालना है, माइनस का चिन्ह यू जीरो का मान निकाला तो उल्टा कर दोगे तो 1750 का अपॉन देंगे बेटा ऊपर और अपॉन कितने रहेंगे 6 माइनस के 675। जब 675 का भाग 1750 में देंगे तो आंसर आएगा बेटा 2.59 और कुछ और आएगा आगे। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर, तो ये वस्तु की क्या आ गई। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का कह रहा है द्रव्यमान छत एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान छत में संबंध लिखिए, तो ये आपका डेरिवेशन है। फिर कह रहा है कि हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान छत, तो जो द्रव्यमान छत दी है बेटा तो द्रव्यमान छत को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कह रहा है कि हीलियम नाभिक के लिए प्रश्न कह रहा है द्रव्यमान छत आपको दिया 0.0304 AMU है। तो इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ये दिया है तो इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चौथे का ये भी कौन सा बेटा, तो देखो जब आपको किसी भी नाभिक की अगर द्रव्यमान छत दी हो AMU में तो आपको पता होना चाहिए कि एक AMU में जो ऊर्जा होती है बेटा वो होती है 931 MeV। कितनी होती है 931 MeV। तो एक AMU में ऊर्जा होती है वो होती है 931 MeV। तो आपको द्रव्यमान छत दी है तो द्रव्यमान छत डेल्टा M बराबर
कितना दिया है 0.0304 AM। ये द्रव्यमान शब्द दिया, पूछ के आ रहा है बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा निकालिए। तो देखो, जब किसी भी तत्व की क्या दी हो, द्रव्यमान छत दी हो और उसकी बंधन ऊर्जा पूछे, तो उस द्रव्यमान छत में 931 से क्या कर देते हैं गुणा, और वो ऊर्जा काय में आती है MeV में, यानी एम ऊर्जा किस में आती है MeV में। और जैसे ही इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा आपका 28.30 MeV। कितनी आएगी आपकी बंधन ऊर्जा 28.30 MeV। ये आपकी क्या आ गई बंधन ऊर्जा आ गई। क्या आ गई आपकी। क्वेश्चन क्या रहा है 5 का ग, न्यूमेरिकल है उस 5 के ग में। क्वेश्चन तो आपका और भी कुछ पूछ रहा है, पर न्यूमेरिकल बस इतना ही इसमें कि यदि किसी तरंगदैर्घ्य इसकी तरंगदैर्घ्य मतलब जो कुछ दिया उसकी तरंगदैर्घ्य 10 मीटर है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपका क्या है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में z अक्ष में संचरित है, तो इसके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश के बारे में क्या कहेंगे। यदि इसका तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल तो केवल इतना ही तो है, इसकी तरंगदैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्घ्य बेटा को किससे प्रेरित करते हैं लैम्डा, कितनी दी है 10 मीटर। आवृत्ति यानी न्यू बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है, न्यू बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आपने सूत्र पढ़ा है न्यू बराबर आवृत्ति होता है C अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर सूत्र क्या होता है C अपॉन, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर क्या होता है C अपॉन लैम्डा। जो C अपॉन लैम्डा होता है तो यहाँ मान रखोगे जहां C क्या होती है वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल होती है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान कितना 10। तो एक जीरो से इसमें से एक जीरो कैसे हो जाएगी कम हो जाएगी, तो कितनी जीरो बचेंगी 7। तो न्यू बराबर आएगा 3 × 10⁷। मात्र हुआ आपका हर्ट्ज। ठीक है, मात्र क्या होगा बेटा हर्ट्ज। ये इसका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अब इसका इस वीडियो का आपका, बाकी क्वेश्चन अगले दिन होंगे। ठीक है, इसी सेट पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा है घ, 5 का ही घ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख की समंजस क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर दूर है, तो वह 25 सेंटीमीटर की वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन क्या रहा है, देखो क्वेश्चन है समझना अच्छे से, मैं लिख नहीं रहा हूं बोल रहा हूं कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर दूर है। जो निकट बिंदु है वो आंख से कितनी सेंटीमीटर दूर है, सॉरी 150 सेंटीमीटर दूर है। तो 150 सेंटीमीटर दूर है, यानी उसकी बात कर रहे हैं प्रतिबिंब उसका है वो 150 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब इसका 150 सेंटीमीटर दूरी पर है। फिर आगे बात कर रहे हैं कि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। तो वो जो पढ़ना चाह रहा है वो कितनी वस्तु को पढ़ना चाह रहा है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो वस्तु को हम क्या कहेंगे U बराबर 25 सेंटीमीटर। तो जब 25 सेंटीमीटर वस्तु पढ़ना चाह रहा है तो कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी, यानी F बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है। F बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U लगाओगे, तो 1/F बराबर 1/V का मान माइनस के 150 और माइनस U का मान बट्टे माइनस के 25। तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। तो 1/F बराबर बेटा दोनों में देखना एलसीएम कितना आ रहा है आपका 150। तो 150 का भाग 150 देंगे क्या बार आएगा एक बार, तो माइनस का एक होगा फिर प्लस। 25 का भाग 150 देंगे क्या बार जाएगा 6 बार, तो 25 के 150। तो 1/F बराबर अगर निकालोगे तब तो
6 में से गया कितना बचेगा 5 और अपॉन 100 कितने 50। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 यानी 30 बार कटेगा। तो 1/f बराबर आपका आ गया 1/30। उल्टा कर दो तो f बराबर आपका बेटा कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। यानी उसे कितने सेंटीमीटर के लेंस की आवश्यकता पड़ेगी 30 सेंटीमीटर का लेंस होना चाहिए। तब 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या होना चाहिए लेंस होना चाहिए। तब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है पढ़ सकता है। तो आज की क्वेश्चन आज का क्लास आपकी यही खत्म होती है। हाँ एक चीज और पूछ रहे हैं कैसे लेंस की, तो आपकी फोकस दूरी प्लस क्या है तो सीधी बात है लेंस कैसा होगा उत्तल कैसा होगा। आज की क्लास आपकी यही समझ में आया हो। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।